समझ गए उद्योग से रिलेटेड उस क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए शांत हो जाइए। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील। कल जो आपको कॉन्सेप्ट बताए थे ना, कल कॉन्सेप्ट बताए हुए थे, वही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। समझ गए? क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील। सबसे पहले एक दो क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। सबसे बोलिएगा पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? 6 अप्रैल 1948 को। दूसरी औद्योगिक नीति 3 अप्रैल 30 अप्रैल 1956। तीसरी औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 में। तीसरी औद्योगिक नीति किस उद्योग मंत्री ने लागू किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए देखिएगा कैसे कैसे उद्योगों का विकास हुआ। क्वेश्चन का है, समझ गए? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कहता है किस धातु की प्रयोग की जाती है स्टेनलेस स्टील? तो सबसे पहले किसका? मैग्नीज का, उसके बाद क्रोमियम का, उसके बाद किसका? निकेल का। कहता है दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? किस देश के सहयोग से? रूस देश के सहयोग से। भिलाई स्टील संयंत्र जो है किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? रूस के सहयोग से। अगला कहता है भारत में लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति। लौह इस्पात कारखाना जमशेदपुर। जमशेदपुर में जो स्थान है ओडिशा के गुरु माहिसिनी और नोवा मुंडी खानों से क्या प्राप्त होता है? उसको लोहा प्राप्त होता है। मतलब अगर फैक्ट्री स्थापित किए हैं, उस फैक्ट्री को लोहा कहां से प्राप्ति होता है, हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट बताते जा रहे हैं। जमशेदपुर में जो है, जमशेदपुर कहां में? झारखंड में। इस जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग कारखाना है। उस कारखाना में कच्चा माल चाहिए ना, तो कच्चा माल कहां से आएगा? तो बगल उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा झारखंड राज्य के बगल में उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य में एक खदान है लौह अयस्क निकालने का, उस खदान का क्या नाम है? गुरु माहिसिनी। फिर एक कौन सा है? मयूरभंज। और फिर एक कौन सा है? नोवा मुंडी। वही कहता है कि इस खान को जो लोहा आता है, लौह अयस्क आता है, किस खदान से आता है? तो गुरु माहिसिनी, मयूरभंज और नोवा मुंडी से आता। अगला है वर्णपुर, छोटा नागपुर पठार और क्योंझर के खानों से। किसके खानों से? क्योंझर के खानों से और छोटा नागपुर के पठार से। कहता है भद्रावती ईद याद रखना, इसको आप याद रखिएगा। दुर्गापुर। दुर्गापुर को किससे मिलता है? छोटा नागपुर का पठार और ओडिशा से। अगला याद रखिएगा राउरकेला। राउरकेला को लोहा अयस्क कहां से प्राप्त होता है? ओडिशा के क्योंझर से। ओडिशा के क्या से? क्योंझर से। फिर रखिएगा याद भिलाई। भिलाई कहां से? डल्ली राज हरा क्षेत्र से। अगला है बोकारो। बोकारो में ओडिशा से लौटते खाली बैगानों के द्वारा। ओडिशा से मोटे तौर पे सीधा याद रखना है, ओडिशा के मिलता है। कहां से मिलता है? ओडिशा से। फिर आप याद रखिएगा पाराद्वीप। पाराद्वीप कहां में है? ओडिशा में ही है। कहां में? पाराद्वीप। तो ओडिशा से ही। ओडिशा को कहां से मिलता है? ओडिशा से। कहता है कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो कौन सा उद्योग है? लौह इस्पात उद्योग। कहता है छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए। कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए। भारत को सबसे ज्यादा विदेशी आय जो होता है, मतलब विदेशी मुद्रा किस उद्योग से होता है? लोहा और इस्पात उद्योग से। कहता है भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्रों की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो भारत में रूस ने हमारे देश में सहयोग किया था भिलाई इस्पात संयंत्र को। ब्रिटेन ने सहयोग किया था किसको? दुर्गापुर के लिए। और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला में इस्पात संयंत्र किया गया था स्थापित। एकदम भी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग है। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। कहता है सीमेंट का मुख्य संगठक कौन सा है? चूना पत्थर। कौन सा पत्थर है? चूना पत्थर। कहता है मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? कौन सा नगर है? भोपाल। अगला भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है? पणजी में। पणजी कहाँ में? गोवा में। कहता है टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। टिस्को संयंत्र कहाँ में है? जमशेदपुर में। अगला देखिए आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका ये क्या है? प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी है, इसका आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है? सुनिएगा। प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी है। एल्युमिनियम का जो उत्पादन कंपनी है, वो कंपनी उनके प्रमुख केंद्र कहां केंद्र है और उसका सहयोगी देश कौन है? किसकी सहायता से हम उस एल्युमिनियम कंपनी का क्या किए हैं? स्थापना किए हैं। तो सबसे पहला है बाल्को। डायरेक्ट लिख देगा, ऐसे लिखेगा या आपको लिख देगा बाल्को। बाल्को का जो स्थापना किया गया किसकी सहायता से? सोवियत संघ। सोवियत संघ बोले तो कौन सा? रूस।
सोवियत संघ बोले तो रूस। फिर है नाल्को, कौन सा? नाल्को। नाल्को का स्थापना किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से। किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से। फिर है हिंडाल्को, क्या है? हिंडाल्को। हिंडाल्को किसकी सहायता से? संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से। फिर है इंडाल्को, फिर कौन सा है? इंडाल्को किसकी सहायता से? कनाडा की सहायता से। फिर है माल्को, माल्को किसकी सहायता से? इटली की सहायता से। फिर है वेदांता, क्या फिर है? वेदांता। और वेदांता किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। आप सिर्फ इसको याद रखिएगा, जानते हैं क्या? बाल्को कहाँ में? छत्तीसगढ़ में। नाल्को कहाँ में? ओडिशा में। हिंडाल्को कहाँ में? उत्तर प्रदेश में। इंडाल्को कहाँ में? पश्चिम बंगाल, झारखंड और केरल में। माल्को कहाँ में? चेन्नई में। कहाँ में? चेन्नई में। और वेदांता कहाँ में? झारसुगुड़ा में। झारसुगुड़ा में। कहता है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी में। कहाँ में? सिंदरी, झारखंड में। सिंदरी कहाँ में? झारखंड में। उस समय में सिंदरी हमारे बिहार में ही आता था। कहता भारत में प्रथम जूट उद्योग की कारखाना, कल बताएं, जूट उद्योग का कारखाना 1855 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता के विसरा में। कहता है सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? फूलपुर, उत्तर प्रदेश में। कहता वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता के फोर्ट ग्लूस्टर में स्थापित किया गया था। लेकिन क्या हो गया था? पूरा का पूरा और सफल हो गया था। कहीं कलकत्ता में कपास का उत्पादन होता है? नहीं होता है। तो कलकत्ता में फैक्ट्री लगाया और कपास का उत्पादन होता था कहाँ में? बंबई में। तो ये पूरा का पूरा क्या रहा था? और सफल रहा था। 1818 में फोर्ट ग्लूस्टर शहर में किया गया था सूती वस्त्र का कारखाना, लेकिन ये चला नहीं। कहता भारत का कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो कौन सा उद्योग है? कागज उद्योग। मतलब कागज उद्योग में पानी की उपयोगिता क्या होती है? ज्यादा होती है। कहता है पेट्रो रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? जामनगर। पेट्रो उत्पादन में जामनगर। कहता है स्वतंत्रता पूर्व स्थापित, स्वतंत्रता पूर्व से पहले, समझ गए, लो इस्पात के कारखाने कहां कहां स्थापित किए गए थे? हम बताते हैं, 3-4 को याद रखिएगा। एक कुल्टी याद रखिएगा, एक साकची याद रखिएगा। कुल्टी कब? 1874 में। कहां में है? पश्चिम बंगाल में। झारखंड में कौन सा है? साकची। कब स्थापना किया गया था? 1907 में। अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में, जिसका मुख्यालय कहां में है? और पूरे विश्व में जूट के उत्पादन में सबसे पहला नंबर कौन सा देश है? बांग्लादेश ही है। कौन सा देश है? बांग्लादेश। और राज्य की स्थापना कर दे तो राज्य में हमारा कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। कहता है कुटीर उद्योग के विकास हेतु सरकारी संस्थाएं हैं। और इसका कब का स्थापना किया गया? देखिए विविध में जब हम पीडीएफ भेजे थे उसमें भी इस चीज का आपका जिक्र किया हुआ है। देखिएगा कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब? 1948। कुटीर उद्योग बोर्ड समझते हैं ना? छोटा छोटा उद्योग, छोटे छोटे उद्योग का विकास को लेके भारत सरकार ने एक बोर्ड का स्थापना किया है, जिसका नाम क्या है? कुटीर उद्योग बोर्ड। इसका स्थापना कब? 1948 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड समझते हैं? रेशम का साड़ी, सिल्क साड़ी, इसका स्थापना कब? 1949 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का स्थापना 1950 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड का स्थापना 1953। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना, लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1975। बता देते हैं क्या क्या याद रखिएगा? लघु उद्योग बोर्ड याद रखिएगा, लघु उद्योग विकास बैंक का स्थापना याद रखिएगा, इसका याद रखिएगा। उसके बाद आप इधर नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, इतना डेप्थ आपसे नहीं जाएगा। ये 3 को कम से कम आप याद रखिएगा एकदम एनी हाउ। अगला है फिर है उद्योग, और उद्योग का प्रमुख केंद्र। कहता है सूती वस्त्र का उद्योग प्रमुख केंद्र कहाँ में? महाराष्ट्र। फिर कहाँ में? गुजरात। फिर पश्चिम बंगाल। रेशम उद्योग का सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर तमिलनाडु। ऊनी कपड़े का कर्नाटक, पंजाब और जम्मू कश्मीर। कृत्रिम वस्त्र का मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। जूट उद्योग का सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, फिर आंध्र प्रदेश में, और फिर बिहार में। चीनी उद्योग का कारखाना सबसे ज्यादा कहाँ में? उत्तर प्रदेश में। फिर कहाँ में? और फिर महाराष्ट्र में। सीमेंट उद्योग का सबसे ज्यादा, उसके बाद शीशा उद्योग का पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र। एक बार बोलिएगा, सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना सबसे ज्यादा, कुछ नहीं है, आप इस चीज को समझ रहे क्या? उद्योग है और प्रमुख केंद्र है। मतलब ये सब उद्योग का मेन जगह कौन सा है? तो सूती वस्त्र का मेन जगह कौन सा है? महाराष्ट्र। रेशम उद्योग का मेन जगह कौन सा है? ऊनी वस्त्र का, कृत्रिम वस्त्र का, जूट उद्योग का, चीनी उद्योग का,
सीमेंट का, शीशा का, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा, कहता है कि लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना होता है? मतलब लौह अयस्क 4:2:1, मतलब 4 केजी अगर लौह अयस्क होगा तो 2 केजी क्या होगा? कोकिंग कोयला होगा, और 1 केजी क्या होगा? चूना पत्थर होगा। यही कहता है 4:2:1 के रूप में रहता है कि आपका लौह अयस्क, कोकिंग कोयला और चूना पत्थर। इसका मतलब चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है किस उद्योग में? लौह इस्पात उद्योग में। कोकिंग कोयला का भी प्रयोग किया जाता है किस उद्योग में? लौह इस्पात उद्योग में। कहता है आ गया क्वेश्चन, प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कब की थी? अप्रैल 1948 में। अगला कहता है वर्ष 1904 में देश का पहला सीमेंट कारखाना कहां स्थापित किया गया था? चेन्नई में। सबसे पहला सीमेंट कारखाना चेन्नई में। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। किसको कहा जाता है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है सबसे ज्यादा कहां बनता है? बेंगलुरु में। अगला कहता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। देखिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, इसको क्या होता है? मैनचेस्टर मतलब होता है, ब्रिटेन में एक शहर है मैनचेस्टर, जहां सूती कपड़े का उत्पादन ज्यादा होता है। तो वहां के मैनचेस्टर का तुलना क्या हमारे देश के मैनचेस्टर से? मतलब वहां जो सूती कपड़ा है ना, तो भारत में दक्षिण भारत का कौन सा ऐसा शहर है जहां सूती कपड़े की उत्पादन मैनचेस्टर के तहत ही होता है, मैनचेस्टर की तरह ही होता है? तो कौन सा शहर है? कोयम्बटूर है। पीथमपुर मध्य प्रदेश किस उद्योग के लिए अत्यधिक है? ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल उद्योग समझते हैं, कार गाड़ी सब जो ये सारा का सारा होता है ऑटोमोबाइल उद्योग का। पंजाब का कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए है? तो कौन सा स्थान? लुधियाना। सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहां में? रानीपेट। रानीपेट कहां में? तमिलनाडु में। रानीपेट कहां में? तमिलनाडु में। उद्योग से रिलेटेड आप इतना वो याद रखिएगा, समझ गए? और इसके बाद आपका नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और नया चैप्टर आपका होगा कौन सा? चैप्टर आपका स्टार्ट होगा परिवहन। और परिवहन कहता है कि ऐसा विधि व्यवस्था, परिवहन एक ऐसा विधि व्यवस्था है, विधि है या व्यवस्था है, जिसके द्वारा किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का या किसी संचार का हम क्या कर सकते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। या संचार हो, या आपका कोई वस्तु हो, या आपका कोई व्यक्ति हो। बोला जिस व्यवस्था के तहत आप किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी संचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आते हैं, ले जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। और कुछ को परिवहन कहते हैं। आप स्कूटी निकाले और चले गए सराय, टीएनवी कॉलेज, एसएम कॉलेज, तो ये क्या हुआ? परिवहन का एक साधन है। तो उसी प्रकार से परिवहन मोटे तौर पे 3 प्रकार का है। परिवहन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। परिवहन को 3 प्रकार से बांटा गया। सबसे पहला गया, जो पूछेगा ना बताएंगे ना, वो याद है, स्टेशन है, सब स्टेशन का नाम बताएंगे। जल परिवहन है। उसके बाद कौन सा परिवहन है? स्थल परिवहन है। और जितना 17 को रेलवे का जॉन जानते हैं ना, सब जानेंगे इसी में। सबसे दूसरा है, तीसरा है आपका वायु परिवहन। वायु परिवहन। और किसी भी प्रकार का परिवहन होता है नहीं। परिवहन को मोटे तौर पे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जल परिवहन, स्थल परिवहन और वायु परिवहन। जल परिवहन को हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। जल परिवहन को भी हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। एक होता है अंतः स्थलीय जल परिवहन, एक होता है अंतः स्थलीय जल परिवहन, और एक होता है महासागरीय जल परिवहन। देखिए अगर 37 बैठिएगा तो इसको आज खत्म कर देंगे, फिर सब खत्म हो जाएगा इसका। एक जनजाति चैप्टर है, फिर ज्योग्राफी से टेंशन खत्म, तब पॉलिटी पढ़ाएंगे। और पॉलिटी में मजा आएगा, इतना बोरिंग सब्जेक्ट है नहीं। अब स्थल परिवहन भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक वो आपका जल होता है, वो क्या आता है? सड़क परिवहन। कौन सा परिवहन? सड़क परिवहन। और एक परिवहन होता है आपका रेल परिवहन। कौन परिवहन? रेल परिवहन। और वायु परिवहन तो एक ही प्रकार का होता है। वायु परिवहन कितने प्रकार का? एक ही प्रकार का, वही हवाई जहाज, और तो कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो परिवहन को हम लोग 3 वर्गों में विभाजित किए हैं, जल परिवहन, स्थल परिवहन और वायु परिवहन। उसके बाद देखिएगा जल परिवहन को अंतः स्थलीय जल परिवहन में, अंतः स्थलीय उसको बोलते हैं अगर परिवहन नदियों के द्वारा हो, तालाबों के द्वारा हो, झीलों के द्वारा हो, झरना के द्वारा हो, यानी जल, महासागरीय जल को छोड़ दीजिए, बाकी जितना भी देश के अंदर परिवहन होता है। जैसे मान लीजिए पहले भागलपुर का पुल नहीं था, तो लोग क्या करता था, अगर उस पार जाना होता था तो नाव लगा रहता था,
नाव से टप के उस साइड जाता था, आज भी जाता है बहुत सारा नाव से। तो ये परिवहन जो ये कौन सा परिवहन हुआ? अंतः स्थलीय परिवहन हुआ, जल परिवहन। कौन सा परिवहन? सबसे पहले देखेंगे जल परिवहन, और एकदम बड़ा अच्छा चीज याद करवाएंगे, एक बार में याद हो जाएगा। जल परिवहन को कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। महासागरीय जल परिवहन, महासागरीय जल परिवहन और जल परिवहन। चलिए देखिएगा, महासागरीय जल परिवहन की बात कीजिएगा तो अपने पूरे विश्व की बात कीजिएगा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर व्यापार होता है ना, बिजनेस होता है, व्यापार होता है, तो महासागरीय जल परिवहन से होता है। काहे? एक तो पर्यावरण के अनुकूल होता है, ज्यादा ईंधन खर्चा नहीं होता है, और ज्यादा पर्यावरण भी दूषित होता नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा सामान का हम यातायात बोले तो आदान प्रदान कर सकते हैं जल परिवहन से। प्राचीन काल से लेके आज तक, और सबसे पहला जो परिवहन है इस पूरे के पूरे पृथ्वी पे, सबसे पहला परिवहन की बात करें तो सबसे पहला परिवहन कौन सा है? जल परिवहन। सबसे प्राचीन काल से ही व्यापार होते आ रहा है परिवहन इसी के द्वारा, जल परिवहन के द्वारा, नावों के द्वारा। और इसमें अभी की बात कीजिएगा तो हमारे भारत का लगभग 90% जो व्यापार होता है ना, 90% व्यापार किसके द्वारा होता है? जल परिवहन के द्वारा होता है, बोले तो महासागरीय परिवहन के द्वारा होता है। 90% व्यापार यानी बिजनेस महासागरीय जल परिवहन के द्वारा होता है। अगर क्षेत्र मात्रा के आधार पे देखें तो कितना प्रतिशत? 90%। और अगर मूल्य के आधार पे देखें तो कितना प्रतिशत? 68%। मूल्य के आधार पे मतलब अगर भारत 100 रुपए का व्यापार करती है, भारत सरकार अगर 100 रुपए का व्यापार करता है तो 68 रुपए का व्यापार किससे करता है? जल परिवहन के द्वारा करता है। अगर भारत 100 केजी अनाज का या कोई भी चीज का व्यापार करता है तो 100 में 90 केजी का व्यापार किसके द्वारा करता है? जल केजी। मतलब मात्रा के आधार पे 90% और पैसा के आधार पे 68%। समझ में आया ना? आया। मतलब पैसा के आधार पे 68 रुपया का व्यापार करता है। सोचिए जल परिवहन कितना महत्वपूर्ण है। तो भारत में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारत में बंदरगाहों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है? बंदरगाहों का। हमारे भारत में टोटल लगभग कहिएगा तो 200-250 बंदरगाह है। 250 से ज्यादा बंदरगाह है, छोटे बड़े लगभग 250 से अधिक बंदरगाह है। और जिसमें 12 वो ऐसा बंदरगाह जो है जो सबसे बड़ा है, जो प्रमुख बंदरगाह है, जिसको हम बोल सकते हैं अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। जिसको हम क्या बोल सकते हैं? अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। तो भारत में लगभग 12 गो बंदरगाह आपको याद रखना है। बंदरगाह समझते हैं ना जी? जहां पानी वाला जहाज आके रुकता है। उसी प्रकार से भारत में लगभग 250 से अधिक बंदरगाह है, लेकिन भारत में 12 बंदरगाह ऐसे हैं जो प्रमुख बंदरगाह है, जिसको आपको क्या करना है? याद रखना है। कितने बंदरगाह प्रमुख हैं? 12 बंदरगाह ऐसे हैं जो प्रमुख है। हर एक बंदरगाह का स्थान, जगह और याद रखना है आपको। और बंदरगाह भी 2 प्रकार के होते हैं। वैसा बंदरगाह जिसका निर्माण खुद प्रकृति ने किया है तो प्राकृतिक बंदरगाह, और वैसा बंदरगाह जिसको मानव ने निर्मित किया उसको कौन सा बंदरगाह बोलेंगे? कृत्रिम बंदरगाह। अब समझिए क्या होता है। थोड़ा सा भारत का मैप निकालते हैं। मैप जा रहे। बंदरगाह कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है कृत्रिम बंदरगाह और एक होता है क्या? प्राकृतिक बंदरगाह। थोड़ा सा इसको समझना है। क्या होता है? वैसा बंदरगाह जिसका निर्माण प्रकृति ने खुद किया है। तो सबसे पहले इस समझिएगा कि मान लीजिए इस जगह पे तट है, और भारत के तट रेखा की लंबाई की बात करें 7516.6 किलोमीटर है। भारत का तट देखिए, यहां से यहां तक अगर दूरी देखिएगा, यहां से यहां तक दूरी एक्सेप्ट वही है, लेकिन अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला दे तो भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। इतना लंबा तट रेखा है। और आप जानते हैं कि समुद्र में लहरें क्या होती है? तेज उठती है। समुद्र में जब लहरें तेज उठती है, अगर इस जगह पे बंदरगाह बना दे, और इस जगह पे अगर मान लीजिए कोई नाव आया इधर से, जापान से, कहीं से भी, जापान से आया नाव, इस जगह पे लगा दिए हम, और समुद्र में आप देखते हैं लहरें एनी टाइम क्या होती है? तेज उठती है। तो इस जगह अगर हम इस जगह सामान नाव लगा देंगे और नाव लगा के सामान उतारेंगे, क्या लगता है उतार पाएंगे सामान? क्या नहीं। नाव लगने के लिए उसको चाहिए कैसा पानी? शांत पानी, जहां नाव क्या, जहाज क्या रहे, स्थिर रहे। अगर नाव ऐसे ऐसे करेगा, सामान बराबर, कंटेनर होता है, बहुत सारा चीज होता है। और आप छोटे स्तर पे मत देखिए इसको, बड़े स्तर पे देखिए।
अगर नाव खाली होता है तो 15-15 दिन तक नाव खाली होने में लगता है। समझ गए। अब कोई किसी प्रकार का तूफान आ गया, ज्वार भाटा आ गया, किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम आ गया तब ये कैसे निपटेगा? इसी वजह से सरकार क्या करती है, सुनिएगा, जहां पे प्राकृतिक रूप से तो है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, समुद्र के अंदर लगभग रखिए 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, और बड़ा बड़ा जहाज को रोकने के लिए छिछला समुद्र नहीं चाहिए, उसको चाहिए कैसा समुद्र, गहरा समुद्र। तो समुद्र में अंदर आके लगभग रखिए 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, जैसा सही जगह उसको मिल जाए, बीच में आके क्या करता है, एक दीवार खड़ा कर देता है। ऐसे करके बड़ा सा दीवार बनाता है। कौन? भारत सरकार बनाती है। और भारत सरकार दीवार बनाई, उसके बाद क्या करेगी, इतना बड़ा मान लीजिए दीवार बना दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया, इतना को समझ लीजिए 200-300 किलोमीटर, इतना बड़ा बनाता नहीं, बनाता है ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर तक बना दिया, बहुत है। तो इतना बड़ा दीवार बना दिया यहां से यहां तक। अब मान के चलिए कोई नाव आएगा इधर से, अंडमान निकोबार से समझ लीजिए सामान लेके आया, और आके क्या करेगा, नाव इधर आएगा और इधर से आके इस जगह लगाएगा, और इस जगह पे लगा रहता है, ऐसे करके फिर बना रहता है क्या, रैप टाइप में, मतलब इस जगह पे फिर दीवार रहता है, इस जगह पे फिर दीवार रहता है, इस जगह पे फिर दीवार रहता है। अब नाव आएगा और नाव आके क्या करेगा, इस बीच में लगा देगा, ऐसे घुमा के लगाया। अब इस जगह से क्या किया, सामान उतार के इधर रख दिया, सामान उतार के इधर रख दिया, और फिर भारत में यहां से गाड़ी सब लगा रहता है, ट्रक सब उभर के हर एक शहर में क्या करता है, सामानों को पहुंचा देती है। तो अब देखिए इधर से अगर समुद्र की लहरें आएगी तो इस दीवार ने क्या करेगा, उस लहर को रोकेगा, तो मतलब नाव अस्थिर रहेगा। तो बंदरगाह अगर हम दीवार बनाए, भारत सरकार दीवार बनाई, तो कैसा बंदरगाह बन गया, ये कृत्रिम बंदरगाह। अब समझिए किसी कारणों से, प्राकृतिक कारणों से इस जगह पे पहाड़ हो, समुद्र में, समुद्रों में पहाड़ होता है, ऐसा लग रहा है समुद्र में पहाड़ में होता है, पहलगांव जाइएगा देखिएगा, नदी में है ना पहाड़ जी, तो समुद्र में भी पहाड़ होता है। समझ गए, समुद्र में पहाड़, तो किसी कारण बस चलिए नहीं है वहां समुद्र में पहाड़ नहीं है, लेकिन देखिए थोड़ा सा इस जगह देखिए अंदर घुसा हुआ जगह है, इस जगह पे, इसको छोड़िए, यहां आइए, यहां आइए आप, मुंबई नहीं होगा, चलिए मुंबई आइए, मुंबई आइए, ये दिख रहा है आपको अंदर धसा हुआ, ये अंदर धसा हुआ दिख रहा है कि नहीं, अंदर धसा हुआ दिख रहा है। और इतना सा का जगह समझ लीजिए आपके भागलपुर से बड़ा है, अगर उतना गो का जगह इसमें अंदर धसा हुआ दिख रहा है तो बीच में समझिए आपके भागलपुर से जगह बड़ा है, अंदर पानी अंदर है ज्यादा। अब अगर इस जगह से नाव आएगा, नाव आके इस बीच से अंदर होके यहाँ चले आएगा ना, इसको सरकार को बनाना पड़ा दीवार, क्या इसने नहीं बनाना पड़ा, तो किस प्रकार का बंदरगाह हो गया, प्राकृतिक बंदरगाह। ये किस प्रकार का बंदरगाह हो गया, प्राकृतिक, वैसा जिसके प्रकृति खुद बनाया इसको। अब नाव लाके अंदर लग के खड़ा कर दिया इस जगह पर, अगर पानी की लहरें आएगी तो क्या अंदर समुद्र में उत्तर और दूर तक जा सकती है क्या, उतना लहर उतर अंदर जाएगी नहीं। तो आके यहाँ पे ये जो आपका बंदरगाह होगा, ये कैसा बंदरगाह होगा, प्राकृतिक बंदरगाह होगा। कैसा बंदरगाह होगा, प्राकृतिक बंदरगाह होगा। ये बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह, और भारत में मात्र 3 ही ऐसा बंदरगाह है जो प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत में कितना बंदरगाह, 3 ही बंदरगाह है जो आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे पहला बंदरगाह आपका इस जगह पे, उस बंदरगाह का क्या नाम है, मुंबई बंदरगाह, जिसको आप बोल सकते हैं मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह कैसा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। फिर इस जगह पे केरल में एक बंदरगाह है, देखिए इस जगह पे, उस बंदरगाह का क्या नाम है, कोचीन बंदरगाह। उस बंदरगाह का क्या नाम है, कोचीन बंदरगाह। और कोचीन बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह। और एक बंदरगाह इस जगह पे है, देखिए इस जगह पे जमीन दिख रहा है, इसी जगह पे विशाखापट्टनम शहर है, और विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, विशाखापट्टनम, देखिए वही है विशाखापट्टनम बंदरगाह। और इस जगह पे जानते, ये जो आपको दिख रहा है, ये डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ी है, डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ी है। और इस पहाड़ी के इधर आके क्या करता है, नाव सब रुक जाता है, इसमें दीवार हमको बनाना पड़ा नहीं है। तो आपसे पूछेगा डॉल्फिन नोज की पहाड़ी किस राज्य में, विशाखापट्टनम राज्य, विशाखापट्टनम राज्य है, आंध्र प्रदेश। राज्य कौन सा, आंध्र प्रदेश। रीजनिंग गड़बड़ है, समझ गए, हर बार में तुरंत मैगी बना के खिला देना है, समझ गए, हर बार समझते हैं मैगी बना के फास्ट में खिलाना, इसको देखिएगा, समझ गए। तो चलिए, तो क्या हुआ, ये डॉल्फिन नोज की पहाड़ी ने क्या किया, इसको प्राकृतिक बंदरगाह बना दिया। इस बंदरगाह को, विशाखापट्टनम बंदरगाह को। तो भारत में मात्र 3 ऐसे बंदरगाह हैं
जो किस प्रकार की बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह। तीनों का यह नाम याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। 4 गो नाम लिख देगा, समझ गए? तो आपको 12 बंदरगाह याद रखना है। सबसे पहला बंदरगाह का नाम याद रखिएगा, इस जगह पे कलकत्ता में है। कलकत्ता में है कौन सा बंदरगाह? हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? हल्दिया या कलकत्ता बंदरगाह? हल्दिया या कलकत्ता बंदरगाह सबसे पहला। इस सब 12 को जो बंदरगाह बोले तो मेन बंदरगाह है कलकत्ता या हल्दिया बंदरगाह। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। फिर आइएगा ओडिशा में। ओडिशा में एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का क्या नाम है? पारादीप। कौन सा बंदरगाह? पारादीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? पारादीप। तीसरा कौन सा बंदरगाह? विशाखापत्तनम बंदरगाह। तीसरा कौन सा बंदरगाह? विशाखापत्तनम बंदरगाह। फिर आइएगा नीचे आप तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में 3 गो बंदरगाह है। सबसे पहला बंदरगाह एगो है तूतीकोरन। कौन सा? तूतीकोरन बंदरगाह। तूतीकोरन बंदरगाह। फिर आप एक और बंदरगाह, उस बंदरगाह का नाम है चेन्नई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? चेन्नई बंदरगाह। और फिर एक बंदरगाह है, ये सब इंटरनेशनल बंदरगाह। फिर एक और बंदरगाह है, उसका नाम है एन्नोर बंदरगाह। उसका क्या नाम है? एन्नोर बंदरगाह। तो बंदरगाह 3 गो आपका कहां में हो गया? तमिलनाडु राज्य में तूतीकोरन, चेन्नई और एन्नोर। फिर एक बंदरगाह आपको बताएं केरल में है। कौन सा बंदरगाह? कोचीन बंदरगाह। फिर आप आइएगा यहाँ पे कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में एक बंदरगाह, उस बंदरगाह का नाम है न्यू मंगलोर बंदरगाह। क्या नाम है इसका? न्यू मंगलोर बंदरगाह। और ये बंदरगाह किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। फिर गोवा आइएगा, गोवा में एक बंदरगाह, इस बंदरगाह का नाम है मर्म गोवा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? मर्म गोवा बंदरगाह। ये बंदरगाह कहां में? गोवा राज्य में। फिर बंबई बंदरगाह। बंबई बंदरगाह के जस्ट नीचे में एक और बंदरगाह, उस बंदरगाह का नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात कीजिएगा तो कौन सा बंदरगाह है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। फिर आइएगा इस जगह पे एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहां में? गुजरात में। देखिए 12 गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 हो गया 12। तो भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? 12 प्रमुख बंदरगाह है। फोटो नहीं खींचिए, पहले याद कीजिए इसको। सबसे पहले प्राकृतिक बंदरगाह का नाम बताइएगा। सब कितने बंदरगाह प्राकृतिक है? 3। सबसे पहला कौन सा है? इसके बाद विशाखापत्तनम बंदरगाह के सामने में कौन सी पहाड़ी है? डॉल्फिन नोच की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? डॉल्फिन नोच की पहाड़ी। उसके बाद बोलिएगा इस विश्व का, भारत का, करते हैं भारत का सबसे पहला कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई बंदरगाह है। भारत का सबसे पहला कृत्रिम बंदरगाह कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। भारत का सबसे पहला कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। और पूरे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण इस वजह से किए हैं, देखिए बंबई शहर बड़ा है और बंबई शहर में व्यापार कह दीजिए तो वाणिज्यिक राजधानी भी हमारी कही जाती है। कौन सी? बंबई शहर। तो व्यापार बहुत ज्यादा होता है, बिजनेस बहुत ज्यादा होता है। तो मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए, किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए? मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए क्या किए हैं? इसके बगल में एक बंदरगाह बना है जवाहरलाल नेहरू। जैसे आ गया 50 गो जहाज, 50 गो जहाज को इसको रोकने रखने का कैपेसिटी है ही नहीं, तो बगल में एक छोटा सा बंदरगाह बना दिए हैं, उस बंदरगाह का क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। आप लोग दिल्ली गए? दिल्ली या पटना? पटना जब जाइएगा, पटना स्टेशन के जस्ट 1-2 किलोमीटर के पीछे राजेंद्र नगर है और उससे जब आगे बढ़िएगा तो पाटलिपुत्रा है। आपको क्या लगता है कि 2 किलोमीटर पे स्टेशन देना जरूरी था? नहीं। पटना स्टेशन के भार को कम करने के लिए जितना अपने इधर से जितनी भी ट्रेन जाती है कहां तक जाएगी? राजेंद्र नगर तक। पटना जाने में उसको उधर रुक जाएगा। पटना स्टेशन का भार कम किया ना, फिर उधर से जो ट्रेन आएगा पाटलिपुत्रा, उधर से उधर निकल जाइए, आप इधर से इधर निकल जाइए। वैसा ट्रेन जिसको इधर से उधर जाना है वो पटना स्टेशन आके रुकता है। तो पटना स्टेशन का भार करने की कम करने के लिए हम क्या किए? आगे पीछे वो स्टेशन बनाए छोटा छोटा, तो राजेंद्र नगर। ऐसा ऐसा दिल्ली बड़ा बड़ा शहर जाइएगा, बहुत सारा आपका स्टेशन मिलेगा। दिल्ली जाइए, समझ गए, अवध बिहार है, ऐसा ऐसा बहुत सारा स्टेशन है ना, तो बहुत सारा स्टेशन है। तो सेम उसी प्रकार से इस बंदरगाह का भार कम करने के लिए क्या किए हम? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया गया और विश्व भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। फिर देखिएगा इस जगह पे
इधर से आती है हुगली नदी। इधर से कौन सी नदी आती है? हुगली नदी। कलकत्ता शहर देखिएगा यहाँ पे है। कलकत्ता शहर समुद्र के किनारे नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा। कलकत्ता शहर किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। कलकत्ता शहर समुद्र के किनारे है। मुंबई शहर आपका समुद्र के किनारे, चेन्नई शहर आपका समुद्र किनारे है, लेकिन कलकत्ता समुद्र के किनारे नहीं है। लेकिन व्यापार और बिजनेस तो महानगर से होता है ज्यादा। तो क्या करता है, इसी कलकत्ता बंदरगाह के बाहर इस जगह पे एक बंदरगाह बनाया गया। उस बंदरगाह का क्या नाम है? हल्दिया। जितना भी कलकत्ता में व्यापार बिजनेस होता है सबसे पहले नौ आके रुकता है कहाँ में? हल्दिया बंदरगाह पे। और हल्दिया बंदरगाह पे जब नौ आके रुकता है तो हल्दिया बंदरगाह पे क्या करता है? सामान उतारता है, और सामान उतार के छोटे छोटे नाव के द्वारा लेके सामान जाता है कहाँ? कलकत्ता, यानी कलकत्ता शहर। नाव के द्वारा ही, छोटे छोटे नाव के द्वारा जो शिप चले जाए, मतलब छोटा छोटा शिप चले जाता है कहाँ? कलकत्ता, यहाँ चले आता है। अब इसी वजह से इस जगह एक बांध बनाया गया, उस बांध का नाम है फरक्का बांध। अब हुगली नदी में अगर पानी कम हो जाएगा तो छोटे नाव जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसीलिए फरक्का बांध बनाया। जैसे इधर से पानी देखते हैं हुगली नदी में कम हुआ, इधर से पानी बहा देते हैं ज्यादा। अब हुगली नदी के जल का स्तर क्या हो गया? ऊपर हो गया। अब बड़ा बड़ा जहाज जा सकता है अंदर। बात को समझे, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। अगर कनेक्ट कर लीजिएगा तो सब याद हो जाएगा, नहीं कनेक्ट कर पाइएगा फिर याद नहीं होगा। तो इस जगह पे हल्दिया बंदरगाह किस लिए बनाया गया? इस कलकत्ता बंदरगाह की पूर्ति के लिए। किसकी पूर्ति के लिए? कलकत्ता का है कि बड़ा बड़ा शिप, बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा शिप है जो कि नदी के द्वारा अंदर जा सकता नहीं है। तो हल्दिया बंदरगाह पे उतारता है सामान, और यहाँ से सामान छोटे छोटे शिप पे लेके लाद के कहाँ चले जाता है? कलकत्ता शहर चले जाता है। समझ गए चीजों को? तो आप इसको याद रखिएगा। हमारे भारत का सबसे ऐसा बड़ा बंदरगाह आयात बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? यह आयातित बंदरगाह। आयात और निर्यात समझते हैं ना? आयात माने सामान आता है, और निर्यात माने सामान भेजते हैं। तो निर्यात तो मैक्सिमम सब बंदरगाह से होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आयात होता है, सामान आता है हमारे देश, किस बंदरगाह पे उतरता है मैक्सिमम? गुजरात में। गुजरात के कांडला बंदरगाह पे उतारा इस वजह से जाता है कि कांडला बंदरगाह के जस्ट बगल में आपका, इस जगह पे यहाँ आइएगा, ऊपर में दिल्ली है, और इस जगह से मैक्सिमम राज्यों में क्या करता है, सामान यहाँ उतरा। समझ गए? अब मान लीजिए सामान हम यहाँ उतार लें, यहाँ उतार लें, यहाँ से हमको सामान लेके कहाँ भेजना पड़ेगा? पूरा का पूरा भारत भेजना पड़ेगा, हर जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना। अगर हम सामान वैसा स्थान पे उतारते हैं जहां से ट्रांसपोर्टेशन क्या है, अच्छा है, सुविधाजनक है। अब इस जगह सामान उतारे, इस जगह से हमको इधर भी जाना आसान है, इधर भी जाना आसान है, और इधर भी जाना आसान है कि नहीं? हर जगह जा सकते हैं कि नहीं? हर क्षेत्र में जा सकते हैं, मतलब बीच में उतारते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा बड़ा आयातित बंदरगाह, सबसे आपसे पूछेगा भारत का एकमात्र आयातित बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ में? और अभी सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहा है कांडला ही। सबसे ज्यादा मुनाफा कौन कमा रहा है? कांडला ही। तो चीजों को याद रखिएगा। और जिस जिस देश के पास समुद्र सीमा है, जिस जिस राज्य के पास समुद्री सीमा है, वो सारा का सारा राज्य क्या है? अव्वल दर्जे का है। उसको बोलते हैं। अगर परिवहन नदियों के द्वारा हो, झीलों के द्वारा हो, झरना के द्वारा हो, मतलब देश के अंदर परिवहन हो, ये सारा का सारा परिवहन, हम किसकी बात कर रहे थे? देश के बाहर समुद्रों का। और अगर देश के अंदर परिवहन हो, जैसे परिवहन आप समझ सकते हैं इस चीज से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यहाँ से गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, और उत्तराखंड से गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए चली जाती है इधर, और चले जाती है इधर। तो हम छोटा सा नाव उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर से कोई भी सामान हम भागलपुर में ला सकते हैं, इस जगह ला सकते हैं जी। अगर हम यहाँ इलाहाबाद से शहरों से पानी के द्वारा सामान ला सकते हैं इन्हें, दिल्ली, यहाँ कलकत्ता शहर तक ला सकते हैं ना। जैसे आपका नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, ऐसा ऐसा है ना, वैसे ही आपका है राष्ट्रीय जल मार्ग 1, नेशनल वाटर 1, नेशनल वाटर 2, नेशनल वाटर 3, नेशनल वाटर मार्ग जो आपका है, समझ गए नहीं समझे बातों को? जैसे आपका NH80 ये है ना, ऐसे आपका नाम रखते हैं नेशनल हाईवे। नेशनल माने नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2। उसी प्रकार से पानी को भी राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया गया है। और हमारे भारत में अब तक इसी बार का UPSC का क्वेश्चन पूछा गया है, अब तक भारत में समझ गए 111 गो राष्ट्रीय जलमार्ग है। क्या गो राष्ट्रीय जलमार्ग है? राष्ट्रीय जलमार्ग 111 गो है। 2016 से पहले मात्र 5 गो राष्ट्रीय जलमार्ग था। 2016 से पहले कितने राष्ट्रीय जलमार्ग थे? मात्र 5 जलमार्ग थे।
हमारे भारत सरकार ने, समझ गए, अंतःस्थलीय जल अधिनियम बनाया और इसके तहत टोटल 106, 2016 ईस्वी में 106, कितने, 106 नए जलमार्ग का क्या किया गया, घोषणा किया गया। तो पहले से 5 था और अब 106 को घोषणा किया है, तो कितना हो गया, 111। तो वर्तमान समय में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, 111 हैं। कब घोषित किया गया है, 2016 ईस्वी में। किसने किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 111 राष्ट्रीय जलमार्ग का क्या किया, घोषणा किया। वर्तमान समय में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है, लेकिन आपको 111 याद रखना है ना, आपको मात्र याद रखना है। वैसे मोटे तौर पे 2 को याद रखेगा तो आपका काम चल जाएगा। हम आपको 5 को बताएंगे। हम आपको क्या बताएंगे, 5 को बताएंगे। सबसे पहला जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, NW1, यानी नेशनल वाटर 1। इस जगह पे है आपका कौन सा शहर, इलाहाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद से लेके, समझ गए, कलकत्ता तक। इलाहाबाद से लेके कहां तक, कलकत्ता तक। मोटे तौर पे कह दीजिए हल्दिया तक। कहां तक, हल्दिया तक को बांटा गया है नेशनल वाटर 1। नेशनल वाटर 1 समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे आप इस जगह से जाइएगा तो भागलपुर से जो रोड कनेक्ट करती है आपका नौगछिया को, उसका नाम है NH80। उसका क्या नाम है, NH80। फिर नौगछिया से जो सड़क जाती है असम, उधर कलकत्ता सब साइड, उसका नाम है NH31। ऐसे नेशनल वाटर, नेशनल जो सड़क है उसका नाम दिया गया है। तो उसी प्रकार से नेशनल वाटर भी है, उसका भी नेशनल वाटर 1, 2, 3, 4 ऐसा ऐसा करके 111 वो है। ऐसा ऐसा कितना, 111 वो है। उसी में नेशनल वाटर 1 जो है कहां से, इलाहाबाद से लेके कहां तक, हल्दिया तक, नेशनल वाटर 1। दूसरा आप याद रखिएगा, इस जगह से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, पता होगा, क्या पता है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पे एक जगह है सदिया और यहाँ पे एक जगह है धुबड़ी। सदिया से लेके धुबड़ी तक, सदिया से लेके कहां तक, धुबड़ी तक, नेशनल वाटर 2। नेशनल वाटर 2, नेशनल वाटर 2 कहां से, सदिया से लेके धुबड़ी तक। और अगला है काकीनाडा से कोट्टापुरम तक। अगला कौन सा है, हो गया, काकीनाडा से कोट्टापुरम तक, केरल में है। काकीनाडा से लेके कोट्टापुरम तक, काकीनाडा से लेके कोट्टापुरम तक, नेशनल वाटर 3। चौथा है, इस जगह पे है, यहां से लेके पुदुचेरी तक, ये है नेशनल वाटर 4। कोंझीकोड से लेके पुदुचेरी तक, कहां तक, पुदुचेरी तक। और 5वां है ओडिशा से लेके कलकत्ता तक। ओडिशा से लेके कहां तक, ओडिशा से लेके कोलकाता तक। उतना याद रखना है आपको, 2 को याद रहेगा ना, नेशनल वाटर 5 आप याद रखिएगा। एगो नेशनल वाटर 1, एगो नेशनल वाटर 2। अगर इससे सेक्शन से क्वेश्चन आता है तो एगो करंट अफेयर रिलेटेड करके दे देगा कि वर्तमान समय में कितने हैं, 111 हैं। उसके बाद आपसे नेशनल वाटर 1 और नेशनल वाटर 2 मैक्सिमम अभी तक पूछा गया यही, क्योंकि इधर से क्वेश्चन तो आया है 111 है। कितना याद कीजिएगा, आप कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। आपको मात्र 5 याद रखना है। 5 में भी 2 को भूलिएगा नहीं, सब तीनों भूल जाइएगा, लेकिन याद रखिएगा, आप पकड़ लीजिएगा। काकीनाडा से कोट्टापुरम तक नेशनल वाटर 3, कोंझीकोड से पुदुचेरी तक नेशनल वाटर 4, और चौथा है आपका उड़ीसा से लेके कोलकाता तक नेशनल वाटर 5। तो नेशनल वाटर 1 बोलिएगा आप लोग, कहां से कहां तक, इलाहाबाद से, यानी प्रयागराज से कहां तक, हल्दिया तक। प्रयागराज से कहां तक, हल्दिया तक। नेशनल वाटर 2 कहां से कहां तक, सदिया से धुबड़ी, सदिया से, और दोनों जगह कहां में है, किस राज्य में, असम राज्य में। किस नदी पे है, किस नदी पे, और ये किस नदी पे है, गंगा नदी पे। इसको आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय जल मार्ग आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। राष्ट्रीय जल मार्ग आपका सेव खत्म हो गया। उसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट होगा अगला